सभी अधिवक्ताओं को नमस्कार। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है 2025 में, उसी के संदर्भ में आज भारत के संविधान में विस्तृत चर्चा रहेगी, जिसमें से उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पे विचार विमर्श किया जाएगा जिनमें से क्वेश्चंस आने की संभावना अधिकतम रहेगी। नए देरी किए हुए समय के अभाव को दृष्टि में देखते हुए सीधे बात पे आते हैं। बिंदु में हम भारत के संविधान का भाग 3 है, मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का भाग 3, उस पर आज चर्चा करेंगे। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, अधिकार पत्र भी कहा जाता है, नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, मूल अधिकार भी कहा जाता है। हम ये मान सकते हैं कि सभी बिंदुओं के तहत गागर में सागर जो है, उस स्थिति में आपका भारत के संविधान का भाग 3 है। कुछ अंतर हैं, उन अंतर पे हम नहीं जाएंगे और सीधे बिंदु पे आएंगे और कहेंगे कि मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हम कहें 1215 में जो सम्राट जॉन थे इंग्लैंड के, उन्होंने कुछ सामंतवादी शासक व्यवस्था थी, उनको कुछ अधिकार दिए और उस अधिकार के परिणाम स्वरूप यहाँ पे 1689 में बिल ऑफ राइट्स का जो प्रोविजन आया, 1689 के बाद में 1789 में फ्रांस के संविधान ने उस बिल ऑफ राइट्स के दस्तावेज को अडॉप्ट किया और उस अडॉप्शन के साथ में हमारे भारत के संविधान फ्रांस के संविधान से अमेरिका के संविधान में अडेप्टेशन हुआ और अमेरिका के संविधान से हमारे भारत का जो संविधान है भाग 3, उसमें अडेप्टेशन करते हुए एक कहा। क्योंकि मैं यहाँ पे ये आपको क्लियर कर दूं कि अडोप्ट और अडेप्टेशन में डिफरेंस होता है, क्योंकि हमने भारत के संविधान में भाग 3 है, उसमें वैसे के वैसे प्रोविज़न अमेरिका के संविधान से नहीं लिए जो अमेरिका के संविधान में थे, बल्कि हमने हमारी परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन करते हुए और हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमने वो प्रोविजंस जो अमेरिका के संविधान में थे और हमारी परिस्थितियों के अनुसार उनमें क्या संशोधन किया जा सकता था, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे संविधान में संशोधन करते हुए और हमारे परिस्थितियों के अनुसार जो प्रावधान थे वो भाग 3 में रखे हैं। अब मूल अधिकार जो आर्टिकल 12 से लेके 15 तक हमारे पास में है, तो आर्टिकल 12 में जो दिया गया है वो हम कहते हैं कि राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में दोनों में ही यहाँ पे राज्य की परिभाषा इक्वल रहेगी। यहाँ पे राज्य की परिभाषा में हम बात करें तो केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण रहेंगे। इसके साथ में आर्टिकल 13 में जाएं तो 13 आर्टिकल एक अपने आप में बहुत ही हमारे भारतीय संविधान के मूलभूत आर्टिकल्स हम कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 ने कहा है कि भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व जो विधियां थी और वह विधियां यदि मूल अधिकारों से असंगत हैं या भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को अल्पीयकरण यानी भारतीय संविधान जो है उसके मूल अधिकार हैं उनको यदि कम करती हैं तो उसे उस मात्रा तक हटा दिया जाएगा जिस मात्रा तक वह भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनके असंगत हैं या उनको कमी करती हैं, उनका अल्पीयकरण करती हैं, तो उनको उस मात्रा तक हटा दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 में दिया है। साथ ही न्यायिक प्रलोभन का जो प्रोविजंस है वो भी आर्टिकल 13 में ही दिया गया है। इसी के साथ हम बात करें कि आर्टिकल 13 में 3 प्रकार के सिद्धांत हैं, एक पृथक्करण का सिद्धांत, एक आच्छादन का सिद्धांत और एक अधित्याग का सिद्धांत। इन तीनों ही सिद्धांतों के अंतर्गत जो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में, वो लीडिंग जो केसेस हैं उन पे आएंगे। पृथक्करण का सिद्धांत जैसा कि हम बोल रहे हैं उसी के अनुसार आप समझते जाएंगे कि पृथक्करण का सिद्धांत वो सिद्धांत होता है जो
कोई भी विधि है और वह विधि यदि मूल अधिकारों से असंगत है तो उस मात्रा तक उसको अलग कर दिया जाएगा या पृथक कर दिया जाएगा जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों से असंगत है। तो यहाँ पे अलग करना अपने आप में क्या है, पृथक्करण। अब पृथक्करण के लिए जो 3 केस लो हमारे पास में है, ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का केस, ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का केस आया AIR 1950 में। इसके अलावा बम्बई वर्सेस बलसारा का केस आया AIR 1951। इसके अलावा RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया AIR 1957। इन तीनों केसेस में से क्वेश्चंस आते हैं और तीनों केस ये पूछे जा सकते हैं कि ये जो केस लो है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। इसी के साथ में दूसरा जो सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ और उससे पहले जो भी विधियां थी उस उनके ऊपर ये जो 26 जनवरी 1950 का जो संविधान है वो अपने आप में छाता नुमा हो गया और वह उनके ऊपर छाते की तरह लग गया। वो विधियां अपने आप में गौण मात्र हो गई। यदि जब संशोधन करना पड़ेगा तो उन विधियों को भी हम ये नहीं कह सकते उनको निरस्त किया गया है, लेकिन वह जीवित अवस्था में मर्त अवस्था में है। लेकिन उस समय कुछ समय जब संशोधन किया जाएगा या निर्वचन की बात आएगी तो उन विधियों से भी हम कुछ ले सकते हैं या उनसे भी हम वो भी हमारे स्रोत के रूप में देखी जा सकती हैं। इसी के साथ में इसमें जो केस है वो है भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य का AIR 1955। ये केस पूछा जा सकता है। इसी के साथ में अधित्याग का सिद्धांत है। अधित्याग के सिद्धांत में कि आप अपने अधिकारों में मूल जो आपके अधिकार हैं उनमें से हम बात करते हैं जीवन जीने का अधिकार तो आपके पास में है, लेकिन जीवन आपको नष्ट करने का आपको अधिकार नहीं है। यानी तात्पर्य सीधा है कि मूल अधिकार आपको मिले हुए हैं, इन मूल अधिकारों का दोहन कीजिए, इनमें जिए, आप उस तरह ये सारी चीजें हैं, लेकिन मूल अधिकारों के त्याग का जो अधिकार है वो आपके पास में नहीं है। आप उनको त्याग नहीं सकते। अपने आप में ये जीवन जीने का अधिकार तो आपके पास में है, लेकिन जीवन को नष्ट करने का अधिकार आपके पास में नहीं है। ये अधित्याग का सिद्धांत हमें सिखाता है। और इसके रिलेटेड जो केस है वो है बेहराम खुर्शीद वर्सेस बॉम्बे राज्य AIR 1955। आर्टिकल 14 पे चले तो आर्टिकल 14 टू 18 अपने आप में राइट टू इक्वलिटी पे है। राइट टू इक्वलिटी अपने आप में एक बेहतरीन आर्टिकल है और ये आर्टिकल 14 में इस प्रकार से दो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन और विधियों के समान संरक्षण। रूल ऑफ लॉ है वो डायसी ने हमें दिया है। अपने आप में डायसी एक माने हुए विधि शास्त्री हैं, उन्होंने ये रूल ऑफ लॉ का शासन व्यवस्था हमें दी। और उस शासन व्यवस्था के साथ हम दो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट विधि के समक्ष समता है और दूसरा कॉन्सेप्ट है विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता की जो बात करते हैं वो अपने आप में ये है क्या, नेगेटिव सेंटेंस है जो अपने आप में हमें ये दिखाई देता है कि विधि सभी के साथ में समान व्यवहार करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विधि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ में समान व्यवहार करती है, ये इस कॉन्सेप्ट का अर्थ है। और विशेष जो वर्ग हैं या विशेष जन्य जो लोग हैं उनके लिए विशेष विधि बनाई जाएगी और उसी के अनुसार विधियों का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है विधि के समक्ष समता यानी विधि सभी के रूप से समान नहीं मानी जाती। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि एक बच्चा है जो 10 वर्ष का है और एक वयस्क है जो 50 वर्ष का है। यदि दोनों को ही यदि 50 किलो के वेट रखने के कहा जाए और दोनों में यदि समान रखा जाए तो समान मात्रा में रखते ही यहाँ पे जो बच्चा है 10 वर्ष का उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से विधि के समता का जो कॉन्सेप्ट है वो कहती है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण में कि ये जो है कॉन्सेप्ट विधि के समता है उसी का है। ये अमेरिका से लिया गया है और ये इसका पॉजिटिव भाव है। विधि के समता का नेगेटिव भाव है और इसका पॉजिटिव भाव है। दोनों ही सेंटेंस जो बात करें तो दोनों ही सेंटेंस संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र जो है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र का जो आर्टिकल 7 है उसी से लिए गए हैं। और ये अपने आप में इसके संबंध में जो केस है जिसमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार AIR 1952 उसमें विधि के समक्ष समता जो है उसी का उप सिद्धांत विधियों का समान संरक्षण को कहा गया है।
चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया कि व्यक्ति में विधिक व्यक्ति और जो कंपनियां हैं वो भी शामिल होंगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर जो है उसको भी व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है। आर्टिकल 14 अपने आप में व्यक्ति के लिए है, न कि नागरिक के लिए। तो नागरिक व्यक्ति में ही शामिल है। अब यदि आर्टिकल 19 में जाएंगे तो वहाँ पर्टिकुलर नागरिक की बात हम करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1914 में जो ट्रांसजेंडर है उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। आर्टिकल 15 में बात करें तो आर्टिकल 15 में 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स में हम बात करें तो रिलीजन्स, ये रेस और लिंग और जाति और जन्मस्थान की बात करते हैं। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स में हम सिंपल भाषा में बात करते हैं तो यदि इनके आधार पे यदि किसी व्यक्ति के साथ में यदि कोई भी भेदभाव किया जाता है तो निश्चित रूप से क्या है, आर्टिकल 15 जो है उसका वायलेशन होगा और उसके लिए उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जा सकता है। आर्टिकल 15 जो है वो नया आया है हमारे पास में EWS के रूप में। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा और ये 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। आर्टिकल 16 में हमारे पास में 7 एलिमेंट्स आ जाते हैं और 7 एलिमेंट्स के साथ में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, यानी इन 7 एलिमेंट्स के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत है। यहाँ पे जो राजकुमार जैसी शासन व्यवस्था थी, जो उस राजा की व्यवस्था को हटाया गया है और यहाँ पे रखा गया है कि आप सिर्फ भारत रत्न या पद्म भूषण या पद्म श्री की उपाधियां यहाँ पे लगा सकते हो, या प्रोफेशनल में हो तो आप डॉक्टर या इंजीनियर या एडवोकेट की जो उपाधियां हैं वो आपने प्रोफेशनल किया है तो लगा सकते हो, अन्यथा इस प्रकार की उपाधि आप यहाँ पे धारण नहीं कर सकते जो पहले शासन व्यवस्था में सामंत व्यवस्था में हुआ करती थी। आर्टिकल जो 19 है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो मोटे तौर पे क्या, आर्टिकल 14 समानता का, आर्टिकल 15 में 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के अवसर की क्षमता है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है और आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है। यहाँ पे आर्टिकल 14 और 18 राइट टू इक्वलिटी की बात करेगा और आर्टिकल 19 टू 22 की बात करते हैं तो राइट टू फ्रीडम की बात यहाँ पे रखी गई है। आर्टिकल 19 अपने आप में इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इसको हम ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 19 ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 19 ए में वाक और अभिव्यक्ति है। वाक अपने आप में हम बोल रहे हैं वो अपने आप में वाक है। अभिव्यक्ति यदि हम कोई रिटर्न दस्तावेज में या हम कोई भी इशारे या अन्य किसी माध्यम से जैसे यदि कहते हैं तो उसको अभिव्यक्ति कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि फैसिलिटी पे आप रेलवे स्टेशन पे और फैसिलिटी की यदि आपको बात आती है तो फैसिलिटी के लिए वहाँ पे ही और सी जो नोट किया जाता है वो अपने आप में क्या है, अभिव्यक्ति है। वो आपको कहती है कि यहाँ पे ही के लिए फैसिलिटी है और यहाँ पे सी के लिए फैसिलिटी है। लेकिन आर्टिकल 19 ए के जो रिस्ट्रिक्शन है वो 19 में दिए गए। रिस्ट्रिक्शन के रूप में यदि बात करें तो राज्य की सुरक्षा की बात करते हैं, विदेशी राज्यों के साथ हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनके बारे में बात है, लोक व्यवस्था के बारे में बात है, शिष्टाचार के बारे में, सदाचार की बात है, न्यायालय अवमानना की बात है यहाँ पे, और मान हानि और उद्यापन और संपूर्णता और अखंडता की बात रखी गई है। यानी ये जो बातें हैं इनके पे जब आंच आती है तो आर्टिकल 19 ए का आप रेमेडीज नहीं ले सकते। यदि आप इस प्रकार का व्यक्तित्व बोलते हो जिससे किसी की मान हानि होती है और फिर आप कहते हो कि बोलने का मेरे को अधिकार है, तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। कि यदि आप कोई भी बोलते हो और बोलने से यदि दूसरे व्यक्ति की आप दस्तावेज या लेख करते हो, यदि उस व्यक्ति से किसी की हानि होती है तो वो मान हानि में आएगी और वो मान हानि में आप इस प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट्स या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स या लेख इस प्रकार का नहीं कर सकते जिससे किसी अन्य व्यक्ति की मान हानि हो। तो 19 है उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। 19 ए के 19 बी की बात करें, शांति और निरायुद्ध में सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पे ये बात आती है 19 में कि शांतिपूर्ण और आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन आप निरायुध यानी बिना किसी हथियार के आप क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। हथियारों के साथ या शांतिपूर्ण या लोक व्यवस्था यदि भंग होती है तो आप किसी प्रकार का सम्मेलन नहीं कर सकते हो, आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है। आर्टिकल 19 में संघ की बात करते हैं और संघ के लिए रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे 19 में
19+4 में भी लोक व्यवस्था और साधारण जनता का यदि हित में ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बात रखी गई है कि कोई भी संघ बनाए और उसको ऑब्जेक्ट इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे एक आम जनता को कहीं न कहीं हानि हो। इसी प्रकार से 19+D की बात करते हैं तो वो कह रहा है यहाँ पे संचरण की बात करता है और संचरण में यहाँ पे SC जो है अनुसूचित जनजाति की जो बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है उसमें यदि प्रतिबंध लगाए हैं तो वहां पे आप नहीं जा सकते, ये बात रखी गई है। आर्टिकल 19+1 E निवास की बात करते हैं तो उसमें भी 19+5 का रिस्ट्रिक्शंस है कि जहाँ पे अनुसूचित जनजाति निवास करती है, इस प्रकार के जो क्षेत्र है जहाँ पे प्रतिबंध किया गया है तो वहां पे आप निवास नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19+F में संपत्ति का अधिकार जो 44 संविधान संशोधन 1976 है उसमें हो चुका है और वह अब आर्टिकल 300A में जा चुका है। आर्टिकल 19+G की बात करें तो वृत्ति, उपजीविका और व्यापार और कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। यानी 19+6 में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई व्यक्ति व्यापार करता है, कोई व्यक्ति जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एडवोकेट है और एडवोकेट यानी वैसे ही बना घूम रहा है लेकिन उसने LLB या एडवोकेट एक्ट 1961 जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और AIBE एग्जाम फाइट नहीं किया और इस प्रकार से यदि वह एडवोकेट का प्रोफेशन कर रहा है तो उसको यहाँ पे 19+6 के अनुसार रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। कोई भी डॉक्टर है यदि उसके पास में डिग्री नहीं है और उसमें काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वह डॉक्टर नहीं बन सकता। इस प्रकार के प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं। 19+G का रिस्ट्रिक्शन 19+6 में है। यहाँ से एक क्वेश्चन के हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि यहाँ 19 से कौन कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 कहता है आपको कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति है उस दोष सिद्धि का संरक्षण दिया गया है। कार्य उत्तर यदि कोई भी अपराध आपने किया और उस समय यदि विधि नहीं थी तो उसके बाद में नई विधि बना के आपको दंडित नहीं किया जा सकता। दोहरे दंड से संरक्षण यानी एक अपराध में यदि एक बार आपको दंडित कर दिया गया, एक अपराध में यदि एक बार आपको दंडित किया गया है तो उसी अपराध में आपको दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दूसरी बात है कि यदि आपके स्वयं का मामला है और उसमें आपको कोई इस प्रकार का साक्ष्य लेने के बाध्य किया जाता है जिसमें आप स्वयं को अपराध में फंसते हैं तो यहाँ पे आपको अपने आप को साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको रेमेडीज दिया गया है कि आप अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। तो एविडेंस एक्ट जो बात करते हैं उसमें 27 है। BSA की बात करें तो वहाँ पे 23+2 है। एविडेंस एक्ट में के साथ में हम बात करें 40 यानी 40 है। BSA की बात करें तो 34 है जो और CPC में बात करें तो सेक्शन 11 है। CRPC में बात करें तो 300 यानी 300 है और BNSS यानी बात करें वर्तमान में तो 3+37 है। इसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल 20 को यदि रीड करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे कहीं से भी घूम के क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से हम कर पाएंगे। आर्टिकल 21 अपने आप में पर्सनल लाइबिलिटी है और पर्सनल लाइफ की बात करता है। पर्सनल लाइफ में बात यदि हम करते हैं तो मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य की बात, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य का जो केस है वो राइट टू एजुकेशन के ऊपर बात की थी। आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21A आर्टिकल 51A के सब क्लॉज जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें जो 11 ड्यूटीज़ हैं उसको एक संशोधन के माध्यम से मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य में राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन जो एकांत कारावास के विरुद्ध में संरक्षण, सुनील बत्रा केस जो है वो एकांत कारावास से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया चिकित्सा में सहायता पाने, यानी कोई व्यक्ति यदि एक्सीडेंट हो जाता है और उस स्थिति में उसको सबसे पहले मेडिकल्स की आवश्यकता होती है और यहाँ पे उसके पास में राइट्स है कि वह चिकित्सा का अधिकार उसके पास में बना हुआ आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो सार्वजनिक स्थान है जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोई भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे आप धूम्रपान को निषेध करता है। आर्टिकल MD जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला EIR 1976 इसमें बंदी प्रोटेक्शन रेट की बात रखी गई है। आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन की बात रखें। 86वां संविधान संशोधन हुआ और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात रखी गई है। 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। यहाँ पे
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये प्रोविजंस रखा गया। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और 45A, 45 और 51A के खंड ट में इसका प्रोविजंस रखा गया। आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारियों और निर्वहन संरक्षण, यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति है उसको अरेस्ट किया जाता है और उस स्थिति में उस व्यक्ति को यहाँ पे आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और यहाँ पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है जिसमें यह साफ कहा है कि आप बिना किसी व्यक्ति की सूचना के किन्हीं उसके रिश्तेदार को या अन्य व्यक्ति को बताए बिना उस किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए CRPC में प्रोविजंस है 42, 46, 57 और 76। BSA की बात करें तो BSA में बात रखते हैं हम तो 39, 43 और 58 और 78 को भी देखा जा सकता है। मानव अधिकार दुर्व्यापार के बाल श्रम में प्रतिषेध और आर्टिकल 24 में बात करें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन प्रतिषेध, यानी मानव दुर्व्यवहार, मानव का यदि व्यापार हो रहा है तो आर्टिकल 23 का वायलेशन है। और आर्टिकल 24 में यदि 14 वर्ष से कम बच्चा है और उसके साथ में यदि कल कारखाने या अन्य जगह पे यदि कार्य करवाया जाता है तो निश्चित रूप से हमें मानते हैं कि वह उसके साथ में जो 14 वर्ष से नीचे का शासन संकट कार्य में रखा जाता है तो आर्टिकल 24 का वायलेशन होता है और शोषण के विरुद्ध माना जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें 24 जो कह रहा है वो कह रहा है कारखानों में जो बच्चे हैं उन कारखानों में या इस प्रकार का आसन संकट कार्य है तो उसमें बच्चों को नहीं लगाया जा सकता जो 14 वर्ष से कम आयु की बात करें। नेक्स्ट आर्टिकल 25 जो है धर्म के बारे में, धर्म की स्वतंत्रता की बात करें, आप धर्म का प्रचार प्रसार करने की आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में बात करें धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की आपके पास में स्वतंत्रता रखी गई है। आर्टिकल 26 के साथ में आर्टिकल 27 जो कहता है वो क्या है कि आप विशिष्ट किसी धर्म के लिए अभिवृद्धि के लिए यानी उसके प्रचार प्रसार के लिए अन्य किसी के लिए आप क्या नहीं कर सकते, टैक्स नहीं लगा सकते या बाध्य नहीं किया सकता, आप टैक्स के लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते किसी की बात को। आर्टिकल 28 जो है वो कह रहा है कि आप धार्मिक शिक्षण की जो संस्था है उसमें उपासना करने के लिए उपस्थित, यानी कोई भी इस प्रकार की शिक्षण संस्था है जो आपने ट्रस्ट में व्यक्तिगत यदि धार्मिक आधार पे आपने खोली है तब तो आप क्या कर सकते हो उसकी पूजा या अन्य जो परिस्थितियां हैं उनको करवा सकते हो बच्चों से। यदि गवर्नमेंट संस्था है तो गवर्नमेंट संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और नहीं उनको बच्चों को बाध्य किया जा सकता। यहाँ पे जो संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में हम ये बात मानते हैं कि आर्टिकल 29 और 30 जो दिया हुआ है वो कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। अल्पसंख्यक में यहाँ पे ध्यान में रखा जाए कि न कि जनसंख्या, यहाँ पे भाषा लिपि और संस्कृति के आधार पे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी बात की गई है। भाषा लिपि और संस्कृति के आधार पर जो व्यक्ति कम है उनकी बात यहाँ पे रखी गई है। आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं को प्रशासन स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यदि अल्पसंख्यक अपने आप में भाषा और लिपि और भाषा लिपि और संस्कृति के संबंध में यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि ये जो संस्कृति है, ये भाषा है या यदि ये लिपि है ये लुप्त हो रही है और इसके बारे में मैं संस्था स्थापित करना चाहता हूँ और तो अपनी संस्था स्थापित और प्रशासन की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं। इसी प्रकार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 इस भाग के प्रदत्त अधिकार जो प्रवर्तित, यानी ये जो हमारे रिट हैं ये दिए गए कि फंडामेंटल राइट्स का यदि कहीं वायलेशन होता है उस फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप 32 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे बंदी का प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा और उत्प्रेषण अपने आप में रिट जो दी गई हैं और इन रिटों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, परमादेश जो रिट है इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यहाँ पे यदि कहा जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को पूछा गया कि यदि आपके भारत के संविधान में से एक आर्टिकल निकाल दिया जाए तो भारतीय जो संविधान है वो शून्य मात्रा हो जाएगा, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 यदि भारतीय संविधान से निकाल दिए जाए तो भारत का जो संविधान है वो शून्य मात्र हो जाएगा। एक तरह से उन्होंने भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 33 में बात करें तो ये कह रहा है कि हमारे जो हम फंडामेंटल की बात कर रहे थे लेकिन फंडामेंटल राइट में भी कुछ एक्सेप्शन के रूप में बात करें तो हमारे जो सेना के जवान हैं उनको ये अधिकार नहीं प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे सेना आदि जो व्यक्ति हैं उन पे निर्बंध लगाया गया है कि वह इन फंडामेंटल राइट्स के लिए मांग नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 में कंटिन्यू रखते हुए आर्टिकल 32 के बाद में हम जब
बात करते हैं तो पार्ट 32, 33 और 34 और 35 ये कह रहा है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी ये इस भाग यानी पार्ट जो 3 है वो पार्ट 3 के लिए जो भी प्रोविजंस होंगे वो पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वह उनके संबंध में विधि बना सकते हैं, उनके पास में पावर रहेगा। जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं डीपीएसपी जो आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, जो आर्टिकल 12 में हमने राज्य की परिभाषा को देखा था वही आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 जो है इस भाग में अंतरिष्ट तत्वों को लागू होना, यानी भाग अंतर्विष्ट जो तत्व हैं यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था की जो बात की गई है, आर्थिक न्याय के सिद्धांतों की बात की गई है, उसकी बात रखी गई है। और दूसरी बात ये रखी गई है कि आप फंडामेंटल राइट्स के लिए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। डायरेक्ट 32 में प्रोविजंस है आपके पास में कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 में आपके पास में प्रोविजन है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 37 में साफ डिफाइन किया गया है कि आप यहाँ पे यदि आपके DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वायलेशन होता है तो उसके लिए आप न तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और न आपके पास में प्रोविजन है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये राज्य यानी आपकी जो सरकार है उसकी दया पे आपको दिए गए हैं, न कि आप इनके लिए कहीं पे भी कोर्ट या अन्य के लिए मांग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि यदि अभी जो वर्तमान में जो भर्तियां हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है कि आप जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपसे किसी प्रकार का जो रोडवेज बस है उसमें किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन समय देखते हुए यदि हमारी स्थिति अच्छी रही तो ये आज और भी आगे फैसिलिटी चल सकती है। और यदि हमारे अदर जो नेक्स्ट जो सरकार आती है उसको लगता है, इस सरकार को लगता है कि हमारे इस प्रकार से यदि हम किराया वहन करते हैं तो आर्थिक भार हमारे स्टेट पे ज़्यादा आ जाता है, तो इस योजना को हटाया जा सकता है। इसके लिए स्टूडेंट्स ये मांग नहीं कर सकते कि ये योजना कंटिन्यू रखी जाए। तो स्टेट पॉलिसी पूर्ण रूप से राज्य की सरकार पर निर्भर करती है, वो सरकार चाहेगी तो रखेगी और नहीं चाहेगी तो नहीं रखेगी। नेक्स्ट आर्टिकल 37 की बात 37 के बाद में 38 की बात करते हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य की सामाजिक व्यवस्था, यानी यहाँ पे डीपीएसपी का एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि सामाजिक यानी वेलफेयर स्टेट बनाया जाए और सरकार का ये अभिवृद्धि करेगी, चाहे वह काम सामाजिक किसी प्रकार की पेंशन या आदि अन्य व्यवस्थाएं हों उनको आर्थिक और समानता की बात रखते हुए वो आगे बढ़ाएगी। राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य के द्वारा ये ध्यान में रखा जाएगा कि इसमें किसी प्रकार का सामाजिक व्यवस्था देखते हुए लिंग या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करे, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखे, जाति धर्म लिंग या इसके आधार पर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाए। 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई, यानी 39A का जो ऑब्जेक्ट है वह हमारे पास में एक्ट है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के साथ में ADR जो है वो भी जोड़ा गया है। और ADR के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये रखा गया है कि कोई व्यक्ति है जो एडवोकेट नहीं रख सकता तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, एडवोकेट मुहैया करवाया जाएगा। आर्टिकल 14 में बात करें तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की रखी गई। आर्टिकल 41 की बात करें तो कहता है कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 की बात करें तो काम की न्याय और मानवोचित यानी प्रसूति सहायता 42 में जो बात है तो प्रसूति सहायता की बात रखी गई। आर्टिकल 43 में बात करें तो 43 में कामगारों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी यानी मनरेगा में यहाँ पे आपको न्यूनतम मजदूरी मिलना आवश्यक है। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं न्यूनतम मजदूरी बात करते हैं, जीवन निर्वाह मजदूरी बात करते हैं, और ये जो बातें हैं इनके लिए आर्टिकल 43 है जिसमें DPSP में ये प्रावधान रखा गया है। आर्टिकल 43A में उद्योग में प्रबंध के कर्मकारों का भाग लेने की व्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी उद्योग है और उद्योग में कोई भी यूनियन या ट्रेड यूनियन या वर्कर्स हैं तो उनको यहाँ पे मैनेजमेंट जो बॉडी है उसमें उस वर्कर की जो काम यूनियंस होगी और यूनियंस का जो प्रेसिडेंट होगा या सेक्रेटरी होगा वहाँ पे प्रबंधन मैनेजमेंट कमेटी है उस व्यक्ति को वहाँ पे प्रतिनिधित्व देगी। तो कर्मकारों को भाग लेने का अधिकार रखा गया है आर्टिकल 43A में। और साथ में ये जो आर्टिकल 43A है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसमें DPSP में जोड़ा गया है। आर्टिकल 43B
सहकारी समितियों में अभिवृद्धि, ये 1907वां जो संविधान संशोधन हुआ 2011 में, उसके द्वारा डीपीएसपी में जोड़ा गया। डीपीएसपी में इसको जोड़ने का एक ही ऑब्जेक्ट था, एक सब के लिए, सब एक के लिए सहकारी समितियां स्वयं सहायता समूह के गठन करते हुए एक आर्थिक रूप से एक व्यक्ति को सबल बनाने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 44 में, तो समान सिविल संहिता सरला मुद्गल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। सरला मुद्गल वर्सेज यूनियन के केस के अकॉर्डिंग हमें मान के चले कि प्रयास हर सरकार कर रही है कि एक समान सिविल संहिता पूर्ण रूप से भारत देश में लागू हो। आर्टिकल 45 डीपीएसपी में है कि 6 वर्ष तक का जो बच्चा है जो आंगनबाड़ी में रहता है उसके लिए आर्टिकल 45 में व्यवस्था की गई है डीपीएसपी में कि उसको सभी व्यवस्थाएं, शिक्षा उसके पोषण व्यवस्थाएं, जो भी एजुकेशन सामग्री है वह सारी 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए आर्टिकल 45 में प्रावधान आंगनबाड़ी केंद्र के लिए की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 46 में बात करें तो SC ST या अन्य कोई व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उसको शिक्षा व अर्थ संबंधी यानी पेंशन वगैरह आदि जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। आर्टिकल 47 में बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि जो पोषाहार या जीवन स्तर है वो ऊंचा उठाया जाए। आर्टिकल 47 अपने आप में कह रहा है कि लोक व्यवस्थाओं में इंदिरा रसोई या अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो डीपीएसपी में के अकॉर्डिंग 47 के अकॉर्डिंग हो रही हैं। आर्टिकल 48 में बात करें तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स की बात जो की गई है, इस प्रकार के जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट्स हैं और उनको नेचुरल राइट्स के साथ में एक फिजिकल एंड बात करें कि न्यू एनवायरमेंटल के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयास इसमें आर्टिकल 48 में किया गया है। आर्टिकल 48A में एनवायरमेंटल की बात की गई। एनवायरमेंटल में तो यहाँ पे वन्य और वन्य जीव, जैसे कि हमारे धार्मिक व्यवस्था में एक व्यवस्थाएं थी कि कीड़ी नगरा या अन्य किसी प्रकार को जो धार्मिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम करते हैं वो आर्टिकल 48A में प्रोविजन 42 संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत हमने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से ज्यादा हो सके उसकी व्यवस्था रखी गई है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों वस्तुओं का संरक्षण, इस 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और उसमें कहा गया कि हमारे किले हैं, बावड़ी हैं, जो भी पुरानी तात्विक वस्तुएं हैं, स्थान है, उनको क्या किया जाना चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए। आर्टिकल 50 जो है वो कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है और आर्टिकल 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भी वृद्धि करता है। यहाँ पे संविधान में डीपीएसपी का मुख्य जो उद्देश्य है वह कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। इसी के लिए संदर्भ में कहा गया था कि मूल अधिकारों से वैसे तो ये कमजोर हैं लेकिन उनको हम ये इसलिए ताकतवर कहते हैं कि मूल अधिकारों को यदि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लागू करवाते हैं तो हमारे कुछ वर्षों लग जाते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे डीपीएसपी के अकॉर्डिंग यदि हमारी सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं और पॉलिसियाँ यदि सही नहीं है तो ये डायरेक्ट जनता के हाथ में उसकी चाबी है कि वह आने वाले 5 साल में उसको चेंज भी कर सकती है, उसी के पास में अधिकार क्षेत्र रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि मूल अधिकारों में जितना हम शक्तिशाली मानते हैं उसी प्रकार से हम हमारे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशकों को इतना कमजोर नहीं मान सकते, क्योंकि उनकी जो न्यायिक व्यवस्था है वो डायरेक्ट उन्होंने आम जनता के बीच में दी है। आर्टिकल कंटिन्यू चलते हुए आर्टिकल 51 की बात करें तो आर्टिकल 51 में हमारे जो रखे गए हैं वो मूल कर्तव्य रखे गए हैं। मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसी से हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। जो भाग 4A है वो सवर्ण सिंह समिति के अंतर्गत भारत में प्रोविजंस में आया और ये हमारा सोवियत संघ का जो संविधान है उससे हमने यहाँ पे ग्रहण किए हैं। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारतीय संविधान में ये जो मूल कर्तव्य है ये सभी नागरिकों के कर्तव्य, यहाँ पे ये प्रोविजंस रखा गया है कि यदि मूल कर्तव्य का कोई पालन करता है तो ठीक है और ये नहीं करता है तो ये एक निर्देशात्मक है, न कि यहाँ पे आदेशात्मक व्यवस्था में है। तो इसलिए यदि इनका कोई पालन भी नहीं करेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि इनके लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। दंड का कोई प्रोविजंस नहीं यहाँ पे रखा गया है। कंटिन्यू करते हुए 4A चैप्टर के बाद में जो पार्ट 5 है, 5 पे बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो 52 आर्टिकल्स में रखा गया है
और इधर हम कहें 63 में, क्योंकि इनको आप यदि कंपैरेटिव स्टडी के साथ में यदि कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा ये सेक्शंस हमारे को इजी में याद हो पाएंगे। तो हम कहें 52 में जो भारत का राष्ट्रपति है, 63 में आपके पास में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पे 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो हम कहें 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और यहाँ पे 62 में उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात रखी गई है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात है। 57 में पुनः निर्वाचन की पात्रता की बात रखी गई है। इसी के साथ में 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है। 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता के लिए बात रखी गई है और 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यता, यानी यहाँ पे योग्यता तो मुख्य रूप से सबसे कहें कि यहाँ पे मुख्य योग्यता है वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, और इसी के साथ में लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वो अपने आप में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं और 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बात है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। 62 में राष्ट्रपति के पद के रिक्त भरने के लिए निर्वाचन करने का समय जो आकस्मिक स्थिति के लिए निर्वाचन की व्यक्ति की पदावधि के रूप में, यानी राष्ट्रपति का जो पद है उसमें हम कंटिन्यू ये चाहेंगे कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होने से पहले उसको भर लिया जाए। अभी उपराष्ट्रपति में जाए तो उपराष्ट्रपति में 63 और 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, वहाँ राष्ट्रपति लोकसभा की बात कर रहे थे, यहाँ पे राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उसका कार्य का निर्वाह करेगा और 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात है और 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात है। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त की बात करते हैं, रिक्त होने की स्थिति में अभी जो हुआ है चुनाव। 69 में उपराष्ट्रपति का द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बात है। 70 में अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय के बारे में बात रखी गई है। आर्टिकल 72 और 161, आर्टिकल 72 और 161 में क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल को 161 में दी गई है और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में रख दी गई है। यहाँ पे दंड से जो है उसका निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति का व्यवस्था है। आर्टिकल 73 जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, उसमें 15 व्यक्ति होंगे। 15 व्यक्ति क्या करेंगे कि राष्ट्रपति को एक परामर्श के रूप में देंगे। 75 जो है मंत्रियों के बारे में बंद है। 76 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल पूछा जाता है। 77 में भारत सरकार के कार्यकाल का संचालन और 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अब इसी के साथ